जब शो होता है तो 30 दिन 40 दिन का जो रिहर्सल होता है, तो मैं उसमें अच्छे-अच्छे कलाकार होते हैं और सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उनको लेके मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। भाई खेल तो पढ़ाई-लिखाई का ही है ना। 2 पन्ने का डायलॉग लिख के दे दिया है, वो पढ़ेगा तब तो करेगा ना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, इस वक्त हूं प्रयागराज में। आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में आपको उन चुनिंदा लोगों से मिला रहा हूं जो अपने जीवन में सफल हैं और लोगों की जिंदगी बदलते हैं। और ऐसे ही आज एक शख्स, नई शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है तीर्थों के राजा प्रयागराज में, जिनका नाम है रमेश कश्यप। रमेश कश्यप एक ऐसा नाम जो बताऊं तो भोजपुरी दुनिया के एक ऐसे सितारे हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। अर्थात जब आप इनकी फिल्मों को देखेंगे तो आपको लगेगा सचमुच यार मजा आ गया फिल्म देख करके। लेकिन कैसे हुआ, कैसे बने भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार, कैसे हुई फिल्मों में एंट्री, कहां इनका हुआ है जन्म, सब कुछ जानेंगे क्योंकि आज हमारे खास मेहमान हैं प्रयागराज के है लाल, जिनका नाम है रमेश कश्यप सर। तो आइए सर से जानते हैं उन चुनिंदा बातों को, शायद जो भी जिससे आप भी अनजान हैं और मैं भी अनजान हूं। सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सनाप प्रयागराज में। मैं अमन दुबे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अमन जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपने चैनल पे ला रहे हैं और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, इस रमेश कश्यप से। सर, साथियों देख रहे हैं ना मेरे रमेश सर का ये अवतार भी आप देखेंगे, आखिर क्या-क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे क्योंकि आपकी जितना जिज्ञासा मेरे अंदर भी है। सर, पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आज आप, मैं बोल सकता हूँ एक्टिंग की दुनिया के उस्ताद हैं, बहुत सारी फ़िल्म आप कर चुके हैं। चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, कहीं किसी भी क्षेत्र में आप पहुँच जाते हैं शूटिंग के लिए, लोग आपको याद करते इतना प्यार ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका शायद आगमन थिएटर के माध्यम से हुआ था। तो थिएटर में आपका आगमन और थिएटर का अनुभव आपके जीवन में कैसा रहा? हमारे जो दर्शक भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सर आपकी तरह बनना चाहते हैं, फ़िल्मों में राज करना चाहते हैं सर। अमन जी, मैं सबसे पहले तो अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा जी। कि कुछ करने से पहले परिवार मेरा है। अगर परिवार नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता। तो मैं एक बहुत ही मामूली परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ प्रयागराज के एक विद्यालय है जगत तारण इंटर कॉलेज, वहाँ पे सर्विस करते थे और वहीं पे हम लोग रहते थे और पढ़ाई-लिखाई सब प्रयागराज में हुआ है। अब प्रयागराज एक ऐसी धरती है कि यहाँ पे विविध तरह के लोग हैं। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि रंगमंच के क्षेत्र में कैसे आना हुआ। तो रंगमंच के क्षेत्र में तो आना, मैं क्या कहूँ, वो इत्तेफ़ाक तो नहीं कह सकता। कि कहते हैं ना कि कोयले की खान में जाने से तो काजल कालिक लगती ही लगती है। जी, जी। तो मैं जगत तारण इंटर कॉलेज में रहता था और कक्षा आई थिंक मेरे ख्याल से 4 या 5 में 4 या 5th में पढ़ रहा था। तो हमारे यहाँ बगल में जीटीए क्लब है, वहाँ रिहर्सल होया करती थी नाटकों की। तो आपको बता दूँ कि वो रिहर्सल में एक ऐसे शख्स थे जिसको पूरी दुनिया ने जाना, उनका रिकॉर्ड किया हुआ गाना पूरी दुनिया में सुना और जम के बजा। आपने एक गाना सुना होगा, गवनवा ले जा राजा जी। हाँ, हाँ। तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे राजेश गुप्ता जी। और राजेश गुप्ता जी यही जॉर्ज टाउन में जहाँ थाना है, उसके बगल में वो रहा करते थे और मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। हम जगतारा इंटर कॉलेज के अंदर रहते थे। तो मैं छोटा था, तो वो जब उन लोग की रिहर्सल चलती थी, तो मैं खिड़की से झाँक के देखा करता था। तो मेरा ये नित्य क्रम चलता रहा कि वो जा स्कूल से छूटना और वहाँ पे 1 घंटे तक उनका खड़े होके नाटक देखना। 1-2 दिन देखा उन्होंने, तो मेरे पिताजी से परिचित भी थे, तो उन्होंने बुला के मुझे अंदर बुलाया, बैठाया और मेरे को एकॉस्टिक एक म्यूजिक है का होता है, छक छक वो नारियल के खोपड़े का बना होता है, वो पकड़ा दिया कि सब लोग म्यूजिक पे बैठेंगे तो तुमको इस तरह से बजाना है। तो वो नाटक का नाम था दुलारी बाई और समयांतर संस्था से वो प्ले हो रहा था और मैंने वो मेरे लाइफ का मेरी एज होगी 12 या 13 साल, हाँ, 12 या 13 साल। तब से मैं रंगमंच के क्षेत्र में, मुझे रंगमंच नहीं मालूम था। वहाँ जाने के बाद हमने वो वो नाटक दुलारी बाई किया, जो कि यहाँ की एक श्रेष्ठ अभिनेत्री हैं डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी, उसमें दुलारी बाई का कैरेक्टर कर रही थी। और वहाँ से मेरी रंग यात्रा जो शुरू हुई है, आज ये निरंतर चलती चली आ रही है। अच्छा,
ऐसा माना जाता है सर कि आज बहुत सारे लोग एक्टिंग भी करना चाहते हैं। क्या इसके लिए थिएटर ज़रूरी है? थिएटर आप करते ही क्यों थे? थिएटर क्या इसलिए ज़रूरी है सर? देखिए, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है, चाहे जितना कुछ हो जाए। गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गॉड आपको सारे मसाले दे देता है और कैसे बनाना है वो गुरु ही बताता है आपको। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे लोग रील्स पे एक्टिंग करते हैं, मुँह ना हिला के सोचते हैं स्टार बन जाऊँ, ऐसा कुछ क्या आप इसकी प्रथा क्या है सर? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत भावनाओं को ठेस लगेगी। नहीं। ठीक नहीं, 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 देखिए, लेकिन वो मैंने कइयों को देखा है, बहुत फ़ेमस है, लेकिन 4 लाइन का डायलॉग दे दो, कैमरे के सामने खड़ा कर दो, तो असलियत सब मालूम चल जाती है। देखिए, थिएटर अभी आपने पूछा कि थिएटर क्यों? देखिए, थिएटर कई चीज़ सिखाता है। थिएटर सबसे पहला बात तो आपको अनुशासन सिखाता है। थिएटर आपको त्याग सिखाता है। थिएटर आपको कर्तव्य सिखाता है। थिएटर आपको लगन सिखाता है। थिएटर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ सिखाता है, जिससे आप परिपक्व इंसान बन सकते हैं। बहुत मेहनत होती है थिएटर में। सिर्फ़ कैमरा नहीं होता तो वरना तो हम फ़िल्म अब सोचिए कि हम लोग डेढ़-डेढ़ महीने रिहर्सल करते हैं। कितने? डेढ़ महीने डेढ़ महीने रिहर्सल करते हैं 1 घंटे के नाटक के लिए। तब जाके नाटक तैयार तब होता है जाके सर। नाटक तैयार होता है और 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगे रहते हैं और 4-4 पन्ने के डायलॉग होते हैं। यहाँ लोग 4 लाइन नहीं पढ़ पाते हैं भैया। थिएटर एक जीवन है। स्थिति क्या है इस आजकल इस थिएटरों की? आजकल की स्थिति देखिए, थिएटर की स्थिति देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा दुःख लगता है। रंगकर्म के भरोसे ना घर का चूल्हा नहीं जल सकता। अगर हम ये सोच लें कि रंगकर्म के भरोसे चूल्हा जल जल जाए, नहीं जल सकता। लेकिन फिर भी कहता हूँ, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं बहुत जुझारू होते हैं, संघर्षशील होते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, थिएटर के अलावा आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक ऐसा रोग है, रंगमंच में जाने से एक ऐसा रोग लगता है, जो आप ताउम्र इस रोग को नहीं भूल पाएँगे। तो मैं कहता हूँ कि थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अभिनय करना है, कलाकार बनना है, तो आपको थिएटर ज़रूर जॉइन करना चाहिए। वर्कशॉप बराबर ये कार्यशालाएँ लगती रहती, लगाना चाहिए, करना चाहिए और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रयागराज की धरती पे हूँ और शुरू से बचपन से ऐसे माहौल को जिया है, क्योंकि मेरे पिताजी जिस विद्यालय में थे वो बंगाली कल्चर का विद्यालय था। तो बचपन से मैंने वहाँ पे ड्रामा, डांस देखा, तो मुझे डांस में बड़ी रुचि रही। मैं कथक भी सीखा हूँ काफ़ी दिन तक, तो मुझे बड़ा रुचि रहा है। तो वहाँ बालिका विद्यालय था, तो मेरे को सब लोग पकड़ के ले जाते थे, तो कि आओ डांस की स्टेप बताओ। हाँ, तो ये रोग जो लगता था तो बराबर लगता रहा है और आगे का कोशिश तो करिए। भैया ये हैं देख रहे हैं रमेश कश्यप साहब, आप सभी के चहेते, आप सभी के दिल में बसने वाले भैया चहेते तो मेरे भी हैं और आज सर का कीमती समय हम सभी को मिला है, तो भाई प्रश्न का सिलसिला जारी रहेगा और एक प्रश्न और आता है कि रंगमंच ने सर आम जनमानस को, आज के युवाओं को क्या दिया है? देखिए, बहुत कुछ रंगमंच में बहुत सारी विधाएँ हैं। देखिए, पहले एक विधा के बारे में आपको जहाँ तक नाम बोलूँगा तो याद होगा, नौटंकी। जी, जी। नौटंकी होती थी ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आज जब फ़िल्में हमारे देश में नहीं बनती थी, उसके पहले से नौटंकी चली आ रही है। और नौटंकी में होता क्या था, एक कहानी होती थी और कहानी का पात्र होता था। जैसे आप ले लीजिए, एक उसपे फ़िल्म भी बनी है, हरिश्चंद्र तारामती। जी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी नौटंकियों में भी आई। तो नौटंकी में जब लोग देखते थे, तो तब तो मनोरंजन का ऐसा साधन भी नहीं था, हम लोग पैदा भी नहीं रहे हुए होंगे। लोग बताते हैं कि पचीसों पचासों हज़ार लोगों की भीड़ लगती थी। अच्छा सर अपने यहाँ एक था कि चिखुरी बनवारी नौटंकी। मैं उसपे आता हूँ, अच्छा, मैं उसपे अभी आता हूँ। अच्छा, अच्छा। बहुत लंबी दास्तान है। नौटंकी को गाली कैसे बना, वहाँ तक मैं आता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। ठीक है? जी। तो नौटंकी एक सशक्त माध्यम था हमारी कला का और लोगों ने पहले तो भाई कलाकार होते थे, फिर उसमें जब मैनेजर टाइप के लोग घुसे, तो उन्होंने उसको व्यवसाय बनाया, धंधा बना लिया, उसमें नाच घुसेड़ दिया, उसमें गंदगी कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुई। अंत में नौटंकी एक गाली बन के रह गई। कहते नहीं है, "अरे यार क्या नौटंकी कर रहे हो? क्या नाटक कर रहे हो?" नाटक और नौटंकी को लोग गाली बना दिए। इसलिए कि जब अनप्रोफेशनल लोग आएँगे किसी भी विधा में, तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। पूछा कि क्या दिया समाज को? जी। तो ये हम प्रयागराज स्वतंत्रता सेनानियों की भी धरती रही है और देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयागराज में बहुत कुछ गतिविधियाँ चलती थी। आपने नाम सुना होगा कमला नगर।
अंग्रेजों ने एक समय क्या था, नौटंकी पे रोक लगा दी थी। पूछिए क्यों? क्यों? कि जब हमको ये स्वतंत्रता सेनानियों को जब ये कोई संदेश पहुँचाना होता था, तो नौटंकी के माध्यम से पहुँचाया जाता था। दिखाते थे भक्त प्रहलाद नाम का, कि प्रहलाद क्या था, एक देशभक्त है, वो इस तरह से कहानी बनाते थे। और वो हिरण्यकश्यप क्या है, वो अंग्रेज है, कितना जुल्म कर रहा है, यानी इस तरह से मोटिफाई करके बनाते थे कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता था, मरने मारने के लिए उतारू हो जाते थे। ऐसे ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। तो ये कमला नगर की बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि कमला नेहरू एक बार वहाँ भाषण दे रही थी, और नौटंकी के बाद क्या होता है, नौटंकी रात भर का नौटंकी आयोजन होता था, और भोर में हमारे ये जितने बड़े-बड़े नेता स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे, वो जाके सुबह-सुबह भाषण देते थे। अंग्र तो अंग्रेजों को इतना शक नहीं होता था, और इसी तरह से नौटंकियों का बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में भैया। ये प्रयागराज की कहानी है। नौटंकी का क्या, हाँ, नौटंकी के क्षेत्र में नौटंकी वालों ने कितना अपना योगदान दिया है उसके अंदर। अच्छा अच्छा सर, अभी आपने पूरा नौटंकी के बारे में बताया, हमारे रंगमंच के बारे में बताया, लेकिन एक्टिंग के क्षेत्र में कहते हैं जहाँ पे आप कुछ करते हो सीखने का भी एक दौर होता है। तो एक आप देखो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनआईटी जो है देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जहाँ पे कलाकार तैयार होते हैं। एनएसडी के अलावा ये लखनऊ में हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी है, और उसके बाद मंडी में है। तो ऐसी 3-4 संस्थाएँ हैं जो जहाँ पे, लेकिन हाँ, यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है। लेकिन वो भी एडमिशन कब लेते हैं, जब आप यहाँ पे नाटक करके जाते हैं, 7-8 नाटक करके जाते हैं, तब आपको देखते हैं कि भैया पूछते हैं कि इससे पहले क्या-क्या नाटक किया है? कौन-कौन सा नाटक किया है? किसके निर्देशन में किया है? अगर बताएँगे तो पूछ लेंगे कि अच्छा ये, जैसे मान लीजिए कि सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर जी का लिखा है, तो अगर आपने किया तो उसमें इस सीन में क्या डायलॉग था? तो इतना पूछते हैं। जब आप थिएटर करके जाओगे, वहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे, लिमिटेड सीट होती है। हाँ, अच्छा कलाकार होता है तो उसका वहाँ पर एडमिशन नाम होता है, उसका एडमिशन होता है। वो 3 साल तक नाटक खाता है, नाटक पीता है, नाटक सोता है, नाटक करता है, और नाटक सब नाटक। सब नाटक 3 साल तक, दूसरा कोई चीज नहीं है। तो तब परिपक्व एक निकलते हैं। और मैं कहता हूँ, स्कूल ड्रामा स्कूल में ही जाने से कलाकार उठी को बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाते हैं। लेकिन वैसे भी एक से एक दिग्गज रंगमंच के क्षेत्र में पढ़े हैं, जिन्होंने एनएसडी नहीं ज्वाइन किया, बीएनए नहीं ज्वाइन किया, उसके एनएसडी बीएनए से पहले से लोग नाटक करते रहे हैं। और कितने रंगकर्मी हैं जो फिल्मों को नकार दिए कि हमें फिल्म नहीं करना है। रंगमंच असल है, और फिल्म जो है एक परछाई है। अच्छा सर, मैंने देखा भी है और सुना भी है कि आप सर पूरे देश में, खैर एक्टिंग तो करते ही हैं, आपका बुलावा आता ही रहता है, लेकिन आप खुद घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं कि इसके अंदर क्या प्रतिभा इसकी निखारी जाए। ऐसा सर क्यों? मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सर। नहीं, नहीं, बहुत से लोग संस्थाएँ हैं, जो मुझे बुलाती हैं वर्कशॉप के लिए। मैं वर्कशॉप के लिए जाता भी हूँ, और वहाँ पे अच्छा लगता है। नए कलाकारों के साथ काम करके, उनके साथ काम करके बहुत सीखने को, सिखाने ज़्यादा भैया मुझे सीखने को मिलता है, और मैं अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हूँ। मैं अपने आप को गुरु ना घोषित किया हूँ, ना करता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ। अगर मुझे छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखना हो, तो मैं सीखूँगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसलिए मैं बराबर निरंतर जाता रहता हूँ, और वर्कशॉप देश में लगाता रहता हूँ मैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं ना, इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद सर लगातार सीखते हैं, लोग को बताते हैं। आखिर जीवन में बड़ा बनना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीख सीख कर लोग को सिखाते हैं। ये तो हमारे साहब की कला का प्रदर्शन है। अच्छा, एक बात सर और ऐसा मुझे, खैर देखा भी हूँ, देखा क्या सुना हूँ मैं, कि आपको विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना के कर कमलों द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था। रिसीव से नहीं कहते हैं। मैं एक वर्कशॉप लिया के लिए गया था जयपुर में, और वो कार्यक्रम तैयार कराया गया था कालबेलिया नृत्य का, जो कि गुलाबो जी के बारे में क्या कहना है। उनके मैं पैर के नाखून के बराबर नहीं हूँ, जो कम से कम 150 देशों में कार्यक्रम करती हैं, और सरकार ने उनको पद्मश्री पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा है। मैं तो चाहता हूँ कि उनको भारत रत्न मिले, जिससे लोक कलाकारों की ख्याति बढ़े। देखिए, अच्छा अच्छा टॉपिक लाया गुलाबो सपेरा जी का। गुलाबो सपेरा एक लोक कलाकार है।
आप लोक कलाकार का अमन जी मतलब समझते होंगे, आप गाँव से अगर हैं, तो लोक कलाकार का मतलब है, जैसे गाँव में अपने होता था ना कि नौटंकी वाले, बिरहा वाले, हैं? कहरौआ नाच वाले, धोबियौआ नाच वाले, चमरौआ नाच वाले, ये सब जातिगत व्यवस्था थी और सबकी अपनी कला थी। ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है। यहाँ विविध तरह के रंग हैं। जी, जी। अच्छा, फिर इतना सब कुछ मैं जी, जी। तो लोक कलाएँ जो है, धीरे-धीरे मैंने क्या देखा कि लोक कलाएँ ना, जैसे-जैसे समय बीत रहा है, लोग अपने बच्चों को सीखने नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आप ही को बोल दें आपके बच्चे को नौटंकी सीखना, तो क्या ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? नौटंकी सीखेगा, अब यही बच्चा है क्या? लेकिन नौटंकी को लोग गाली बना दिए थे, उसमें नाच घुसेड़ दिए, वल्गैरिटी ला दिए, इसी लोग दूर हो गए। हमने भी नौटंकी की है अपने संस्थाओं से के माध्यम से कि आज देखिए, इससे पहले तो मैं मेरे जो है नौटंकी के गुरु कहा जाए तो माननीय अतुल रतनसिंह जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और नौटंकी की एबीसीडी मैंने उनसे सीखी है और संस्था सर उनकी अपनी एक संस्था है, जो देश में बड़े-बड़े शोध नौटंकी करती है और जो गुरु से सीखता है व्यक्ति वही करता है। तो मैं भी लोक कलाओं के लिए ही जी जी रहा हूँ और मैंने पकड़ा है कि अभी रामलीला, जो पारंपरिक राधे-श्यामी शैली की रामलीला है, उसको जीवंत करूँगा। लोक कलाएँ मरनी नहीं चाहिए। लोक कलाएँ अगर खत्म हो जाएँगी तो समझिए एक लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप लगातार कार्य करेंगे। निरंतर मैं प्रयास रहता हूँ कि अभी मैंने महाकुंभ में भी राधे-श्यामी शैली की रामलीला की। ये हमारी परंपरा है, ये अवध की परंपरा है। ये प्रयाग की परंपरा है, ये देश की परंपरा है। इसको बचा के रखना हमारे आपके ऊपर है। और कुछ नहीं। अच्छा भैया, बचा के परंपरा रखना हमारे भारत देश का कर्तव्य है और जब ऐसे सितारे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, रहेगा, बचेगा भी और करेंगे भी। अच्छा सर एक बात बताइए, आप तो इतना बढ़िया रंगमंच कर ही रहे थे, तो आपका भोजपुरी दुनिया में आगमन कैसे आपको फ़िल्मों में काम किए, कैसे आगमन हुआ सर आपका? कुछ चर्चा इस पे भी हो। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि घर की रोटी भी चलना चाहिए। बहुत सारी स्कीमें सरकार ने बनाई थी। जैसे-जैसे सरकारें आती हैं, कुछ स्कीमें नई लागू होती हैं, कुछ स्कीमें ख़त्म कर दी जाती हैं। तो अब कला अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि थिएटर का टिकट बिकता नहीं है, ख़ासकर हमारे प्रयागराज में। ये विडंबना है। चाहे जितना अच्छा शो कर लो, लोग टिकट लेके नाटक नहीं देखते। आज अगर रंगमंच कॉमर्शियल होता, तो शायद रंगमंच का आर्टिस्ट कभी सिनेमा में नहीं जाता। बता रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है रंगमंच का। हाँ, अगर सिनेमा से आप फेमस हो जाइए और फिर नाटक करने आइए, लेकिन बम्बई में, वहाँ नाटक बिक जाएगा, पृथ्वी थिएटर में करेंगे तब। वैसे आप देश में बुक कर लीजिए, कलकत्ता छोड़ के कहीं टिकट नहीं बिकता। तो सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि कलाकार के सामने जब रोजी-रोटी का सवाल उठता है, तो फ़िल्म छोड़ दीजिए, वो सब्जी की दुकान भी चलाता है, ठेला भी चलाता है, मैं क्या कहूँ, मज़दूरी भी करता है। लेकिन एक चीज़ कहूँ, वो नाटक करना नहीं छोड़ता कि उसके ब्लड में वो हो गया है भाई, रंगमंच घुस गया है। तो कलाकार रंगमंच के कलाकारों की स्थिति जब दयनीय होती है, तब करेगा क्या आदमी? इस कारण से हाँ, आपने सवाल किया कि मैं भोजपुरी में आया क्या? थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, मन कहा कि यार क्या कर रहे हो? घरवाले भी सुनाते थे, हाँ, जब जब पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, पढ़ाई-लिखाई ये वो और कुछ चीज़ें आपस में भी चलती हैं, तो एक दिन मैंने मूड बनाया, निकल दिया बम्बई की ओर, हालाँकि कोई परिचय नहीं था वहाँ पर। कैसे-कैसे प्रभु ने साथ दिया और वहाँ पर 3 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। 3 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। किसी ने एक नाम बताया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, उनकी बड़ी-बड़ी भोजपुरी फ़िल्में आई थी, एम आई राज सर। तो मैं उनसे जाके मिला, उनके पास भी कोई काम नहीं था, क्योंकि वो सबसे खर्चीले डायरेक्टर माने जाते हैं, भोजपुरी के। अच्छा। हाँ, उनके साथ ये विडंबना है कि वो सबसे खर्चीले डायरेक्टर माने जाते हैं। उन्होंने रवि किशन को लेके कई फ़िल्में बनाई। राखी सावंत ने उनकी एक फ़िल्म को प्रोड्यूस किया था, कट्टा तल्लन दुपट्टा और बट यानी वो केहू हमसे जीत ना पाई में पूरे हिंदी एक्चुअली हिंदी के क्षेत्र से आते थे। वो विजय रेड्डी साउथ के एक डायरेक्टर थे, उनको उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो उनकी भी दुर्भाग्यता कि पता नहीं कहाँ से वो भोजपुरी में चले आए, लेकिन भोजपुरी में जो फ़िल्में बनाई, ब्लॉकबस्टर बड़ी फ़िल्में बनाई।
तो उनका नंबर मेरे को दिया गया, तो मैं उनसे मिला और ऐसे हमारे संबंध बने। 3 साल तक हमारे ना उनके पास काम, ना मेरे पास काम। मैं उन्हीं का अच्छा, उन्होंने कई बार मेरे से कहा कि चलिए, अब मेरे मित्र लोग फ़िल्म कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, आपको परिचय, मैं कहा नहीं, जब आप करोगे तभी मैं करूँगा। तो उनके साथ बैठ के राइटिंग पे काम करता था। बहुत सारी कहानियों पे हमने उनके साथ 3 साल जाया नहीं गया। लेकिन हाँ, स्थिति डोल गई, मकान मालिक का किराया बढ़ गया, ये सारी चीज़ होती रही है, लेकिन फिर भी प्रभु ने सँभाला। उनकी पहली फ़िल्म मैंने की थी आतंकवादी, आतंकवादी। जिसमें खेसारी जी हैं, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और पहली बार कैमरा मैंने समझा था। नहीं, नहीं, उसके पहले तो एक टेलीफ़िल्म प्रयागराज में कर चुका था, बहुत पहले की बात है। लेकिन पहली फ़िल्म, पहली बड़ी बड़ी बड़ा प्रॉपर। बड़ा कैमरा मैंने आतंकवादी में वो जानते थे कि एक्टिंग करने आया है, तो वो प्रॉपर एक सीन भोजपुरी, फिर उस भोजपुरी फ़िल्म में मेरे लिए लिखी गई। हाँ, और कॉमेडी का वही एक सीन है और माँ सरस्वती का और प्रभु का आशीर्वाद रहा है, माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही है कि बहुत अच्छा सीन रहा, बहुत लोगों ने लाइक किया। नहीं सर, हाँ। बहुत बढ़िया है, उस एकदम रोल खतरनाक है, हम लोग बड़ा देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि और जब मैंने सर आपकी फ़िल्म देखी थी, तो एक सपना था कि क्या मैं कभी इनसे मिल पाऊँगा और सौभाग्य सर कि आज आपके दर्शन और मुलाकात हो रहा है सर जी, आपसे। जी। नहीं अमन जी, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें तो बहुत सारी होती हैं। आप पन्ना खोलते जाइएंगे ना, पन्ना खोलते जाइएंगे, तो बहुत सारी चीज़ चलता हूँ। मैं किसी वक़्त हो सकता है कुछ बड़ा करूँगा, यही उम्मीद है और आपके इसी अंदर उम्मीद के सहारे लोग जीते हैं। अच्छा सर, अभी आपकी लगभग कितनी फ़िल्म होगी और कितनी मतलब कुछ बताएँगे अपनी फ़िल्मों के बारे में हल्का? देखिए, काउंट नहीं किया जाता, मेरे लिए हर फ़िल्म एक पहली फ़िल्म अच्छा, होती है। आपने आई मिलन के साथ दिनेश राजू साहब के साथ भी किया है। हाँ, अच्छी फ़िल्म थी और उसको उसके प्रोड्यूसर थे हरीश सपकाले सर, बहुत अच्छे इंसान हैं मेरा और बुजुर्ग आदमी हैं और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी गैर, जिसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, जी, नहीं, नहीं, अजय देवगन। अजय देवगन, रवीना टंडन, अमरीश पुरी साहब, ये सब थे। उन्होंने बड़ी फ़िल्म बनाई थी और उसके बाद कई मराठी सीरियल बनाए, मराठी फ़िल्में बनाई और भोजपुरी की एक फ़िल्म बनाई थी कट्टा तलन दुपट्टा पे, जिसमें राखी सावंत ने भी अपना पैसा डाला था, रवि किशन और पवन सिंह को लेकर के। आप देखिएगा फ़िल्म, बेहतरीन फ़िल्म है। आपको लगेगा नहीं कि आप भोजपुरी फ़िल्म देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत फ़िल्म बनी थी और उसके बाद फिर ऐसे तो उस बार भी मेरा बुलावा आया था, तो मैं थिएटर कर रहा था, मैंने कहा नहीं यार, क्या फ़िल्में करना। मैं गया था तो हिंदी करने, लेकिन हिंदी में देखा कि सब जुगाड़.com है। जिसका जुगाड़ सेट हो जाए। हाँ, जुगाड़ सेट हो जाए और कुछ ख़ासियत आपके अंदर हो, एक ख़ास वर्ग से अगर आप आते हैं, तब पर भी आपको काम मिलेगा। ये भी बता दे रहा हूँ। अभी पैसा हो तो अपना खुद लगा लो। पैसा देखिए, पैसा लगा के काम कर लेना ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री के बड़े लोग का सपोर्ट है, हुँ, वो आम लोगों के लिए नहीं, आम कलाकारों के लिए नहीं है। वो नेपोटिज़म वाली बात आती है ना, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल सही है ये। अच्छा, अभी आगामी आपकी फ़िल्म विजय चौहान जी के साथ आ रही है, बहुत शायद ज़बरदस्त। अब आप विजय चौहान जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी फ़िल्म 2-3 लोगों के साथ है, किया हूँ। हाँ, अरे! अब विजय चौहान के साथ मैंने एक, हाँ, एक फ़िल्म किया था, अभी अभी शायद रिलीज़ हुई है, दुल्हन मेरे हस्बैंड की, ऐसे कुछ नाम है उसका। जी, जी, जी। हाँ, तो बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है, कॉमेडी फ़िल्म है और मैं उसमें उनके मामा का किरदार किया हूँ और मैं उनका मामा भी हूँ, तो अच्छी फ़िल्म है, बहुत क्या अच्छी बात फ़िल्म है। है। अच्छा सर, ऐसा है कि फ़िल्म तो आप कर ही रहे हैं, अब आपका एक चेहरा बन चुका है लोग दिल में बसने का। फ़िल्मों के लिए आपने आगे क्या योजनाएँ बनाई? लोगों के लिए कि अगर फ़िल्म करेंगे तो कुछ अच्छा बेहतर करें, कुछ योजना सर? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न आपका है। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, भोजपुरी सिनेमा की स्थिति बहुत दयनीय है। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी सिर्फ़ चैनल की फ़िल्में बन रही हैं और लेकिन एक चीज़ है, चैनल की फ़िल्मों में कलाकार नज़र आ रहे हैं, जो वाक़ई एक्टर हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा-सा क्या है कि भोजपुरी वाले घुस जाते हैं, तो उसमें भी पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, आर्टिस्ट बुलाए जा रहे थे, अब कुछ ऐसे चैनल वाले हो गए, आके दूर आउटडोर शूट करने आते हैं, तो पता चला अपने ड्राइवर को रोल करवा लेते हैं, अपने स्पॉट बॉय को रोल करवा लेते हैं। गाँव में कोई खड़ा, "अरे! यहाँ भैया, तुम रोल करोगे?" उसको डायलॉग नहीं बोलना आता है, वो रोल कर लेता, अभी मैं फ़िल्म में एक फ़िल्म करके आया हूँ, तो पूरा गाँव उसमें एक्टिंग कर रहा है। अरे चल क्या रहा है? 3 आर्टिस्ट, नाम नहीं लूँगा उस फ़िल्म का और ना कलाकारों का, 3 आर्टिस्ट बड़े थे, हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वो डायरेक्ट कर रहे थे और वो भोजपुरी के एक बड़े नाम हैं। मनोज तिवारी जी से लेकर के शायद ही कोई ऐसा एक्टर बचा हुआ होगा, जिनको जो उनके डायरेक्शन में काम नहीं किया। तो उन्होंने बुलाया कि आ जाइए, मिलते हैं।
तो मैं वहाँ गया तो उनका उनकी वाइफ भी आई थी, बहुत इनका अपार स्नेह है मैं, तो उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन वहाँ रहा, तो प्रोड्यूसर बोला कि आप एक रोल कर लीजिए। मैंने कहा ऐसे कैसे कर लेंगे भैया? जब मैंने अपनी राशि कम के 1 दिन का मुझे इतना दे दो, तो गाँव से ढूँढ के ला खड़ा कर लिया। तो हम कहा ये गाँव वालों की फ़िल्म है। गाँव वालों अब रियल बता रहा हूँ आपको। हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर और विलेन बढ़ा लिया और बाकी पूरा गाँव भर दिया। कहानी बहुत अच्छी थी, जो कि कोर्ट ड्रामा था, सब कुछ था, लेकिन आर्टिस्ट उसके पास सिर्फ़ गाँव वाले थे। तो अगर ऐसी फ़िल्में बनेंगी तो क्या कर सकते हो बता दो? जब आपको आपका मेहनताना ही मिलेगा, तो सही। क्या आप ऐसा काम करना चाहोगे? नहीं, हाँ, जहाँ पे अच्छा काम है, देखिए या तो काम अच्छा हो या दाम अच्छा हो। सही बात। या तो काम आपका अच्छा हो जी। या दाम अच्छा हो। और ऐसा पूरा गाँव इकट्ठा करके कौन-सी फ़िल्म बनती है? वो राम जाने भैया, वो कौन कैसी फ़िल्म बनेगी और उसको कौन देखेगा और कौन-सा चैनल खरीदेगा, राम जाने। ये आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हो। अगर भैया गाँव को लेकर फ़िल्म बनाएँगे तो एक्टर, एक्ट्रेस बेचारे क्या करेंगे? जो कलाकार एक्टर बनना चाहता है, जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, जो अपने जीवन को इससे बदलना चाहता है, आखिर उनका क्या होगा? मैं सर नहीं, के जी, जी। अमन जी, मैं जी, आपको बीच में टोक रहा हूँ, सॉरी। जी। मैं गाँव के कलाकारों के विरोध में नहीं, कलाकार होना चाहिए वो। हाँ। गाँव के लोग के विरोध में नहीं हूँ। जी। एक्चुअल वो कलाकार हो तो अच्छा ना, डायलॉग बोल ले, हैं? वो खड़ा हो तो लगे कि आर्टिस्ट खड़ा है, मूवमेंट समझे, डायरेक्टर की भाषा समझे। मैं गाँव के विरोध में कि गाँव वाले कल मेरे खिलाफ हो जाए, नहीं, मैं गाँव के विरोध में नहीं हूँ। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे गाँव के लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उनसे विरोध नहीं है, लेकिन गाँव के एक्टर एक्टिंग करें, या तो कहीं प्रॉपर सीखें। हाँ, सही बात। और सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, ये मैं कहता हूँ। तो भैया इतने दिग्गज अभिनेता से मुलाकात हो रही है, आप इनके बारे में जान रहे हैं, रंगमंच के माध्यम से जान रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। अब मेरी नज़र इनकी एक लुक पर गई है कि इतने बड़े अभिनेता और इतना सुंदर वेश। आखिर मुझे ऐसा लगता है सर कि आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ आ चुकी है अब। क्या कहना चाहेंगे इस पे सर आप? नहीं, नहीं, फिर अमन जी, फ़िल्में मैं नहीं छोड़ूँगा। हाँ। एक्चुअली इसका भी एक कारण है। अभी 2 ढाई साल पहले, 2 साल पहले मैं बॉम्बे ही था, बॉम्बे से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और मैं फिर वहाँ से प्रयागराज आया और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, 4-5 दिन तो मुझे होश ही नहीं था, आईसीयू में पड़ा रहा और डॉक्टर जवाब दे चुके थे, 40 मेरी बीपी चली गई, पूरा घर परेशान, मेरे दोस्त यार परेशान, हैं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा अच्छी थी। प्रभु ने चाहा कि मुझे इस धरती पर रहना है, तो मैं समझिए मैं ये खुद अपने लिए नहीं, ये प्रभु के लिए है। रोटी के लिए मैं फ़िल्म करूँगा, थिएटर करूँगा, संतुष्टि के लिए के मैं कल रंगमंच करूँगा, रंगमंच संतुष्टि के लिए, फ़िल्म रोटी के लिए और ये भेष प्रभु के लिए। अभी मैंने जब ये नया जीवन मुझको मिला, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, दुनिया में आदमी पैसा कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है, भगवान को भूल जाता है। भगवान को 2 ही वक़्त याद करता है, जब कुछ माँगना होता है, जब कोई मुसीबत में होता है। तो मैंने कहा नहीं यार, इतनी लाइफ बीत गई, अब भगवान के प्रति भी थोड़ा-सा ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो समय मिलता है, मैं भक्तों की सेवा करता हूँ और इस महाकुंभ में हमने अपना कैंप लगाया। अमन जी, आपको बता दूँ जी, जी। कि मेरी अपनी 2 संस्थाएँ हैं। एक है इंडियन फ़ोक एंड मॉडर्न आर्ट अकेडमी। ये लोक कलाकारों के लिए है, लोक कलाओं के लिए है और मॉडर्न कलाओं के लिए है। मेरी एक संस्था है और एक संस्था है युगांतर, जो धर्म के क्षेत्र में काम कर रही है। अच्छा। और ये दोनों संस्थाएँ अपना कैंप लगवाती हैं संगम पे। अभी कुंभ में भी लगवाया था, अभी माघ मेला में निरंतर कैंप लगवाया था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ मेला शुरू हो जाता है 1 महीने का, जैसे महाकुंभ 1 डेढ़ महीने का होता है, उसी तरह हमारे यहाँ हर साल मेला लगता है और सारे नहावन, मौनी अमावस्या, सारे नहावन सब उसी तरह होते हैं जैसे महाकुंभ में होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि दर्शकों, आपका स्वागत रहेगा। आप आइए, माँ गंगा का स्नान करिए, माँ गंगा के चरणों में आशीर्वाद लीजिए और आपको मैं अपने कैंप में रखूँगा। क्या आप आइए। क्या बात है भैया!
करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। और आज साक्षात सर ने आपको निमंत्रण दे दिया है कि हर साल महाकुंभ पधारिए। महाकुंभ हर साल लगता है, हर साल मेला, माघ मेला। मेला लगता है। और हर 6 महीने पे अर्धकुंभ है, 6 साल पे। और उसके बाद 12 साल में महाकुंभ है। और हमारे लोग के लिए जो प्रयागवासी हैं, हम तो शुरू से आजीवन कल्पवास कर रहे हैं माँ गंगा की गोद में। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है को कह सके प्रयाग प्रभाव। तुलसीदास ने भी प्रयाग के प्रभाव को अपने रामचरितमानस में लिखा है। तो प्रयाग का एक ऐसा प्रभाव है कि जो आता है प्रयाग में हो जाता है। और प्रयाग की धरती है जो ऐसी ऐसी उपज दी है। देश का पहला प्रधानमंत्री प्रयागराज, देश का पहला सुपरस्टार प्रयागराज। तो क्या ऐसा चीज प्रयागराज। और सबसे स्वादिष्ट और औषधि गुण से भरपूर प्रयागराज का अमरूद। बिल्कुल सर। हाँ? है ना। जी जी जी। तो बहुत सारी चीज प्रयागराज दिया है। तो मैं कहता हूँ कि प्रयागराज एक मेरा जन्म स्थान है, इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ। तीर्थ नगरी है। और समूचे सनातन को प्रयागराज आना चाहिए। क्या बात है। और सनातन के लिए देखिए अभी बात आ गई है इस लुक का। तो मैं ये गेटअप नहीं है, ये भगवान के प्रति कृपा है और आशीर्वाद है। और ये आपने इस गेटअप में अभी जो 8 तारीख को जी, 8 कार्यक्रम। 8 जून को जिस कार्यक्रम में आए थे, 5 निर्धन कन्याओं का हम लोग विवाह कराए स्वामी विनयानंद जी के सहयोग से। तो उसमें क्या रहा कि आपने इस लुक में देखा, जी, जी। पहली बार देखा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं तो कलाकार के लुक में बैठने वाला था। ये आपने अनुरोध किया। लेकिन देखिए इसकी मर्यादा रखनी पड़ेगी, इसकी मर्यादा रखनी पड़ेगी हर सनातनी को, कोई भी सनातनी हो। आपको बता दूं कि सनातन आज मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि लोग अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। संस्कृत विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारी जो अन्य जातियां हैं, ब्राह्मण को छोड़ के, उनका एडमिशन नहीं होता। संस्कृत विद्यालयों में होना चाहिए। अगर संस्कृत पढ़ाया जाएगा तो सारे हमारे वेद पुराण सब संस्कृत में है। हिंदी में अनुवाद है, लेकिन आप संस्कृत को में पढ़ के संस्कृत को जितना अच्छा समझ सकते हैं, अगर हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद कर दो तो वो भाव नहीं मिलता है। सही बात। हिंदी का अगर संस्कृत में अनुवाद कर दो। अच्छा सर, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रेम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। आप का एक छोटा भाई है अमन दुबे, उससे मिल कैसा लगा आपको? अमन दुबे से तो इतिहास है। अमन दुबे से 8-9 साल पहले मैं एक फिल्म कर रहा था आपके सिलवासा में, तब आप वहीं पे थे। जी, जी। तो सिलवासा में मैं फिल्म करने गया था, तो मेरी आपसे वहाँ पे पहली मुलाकात रही है। जी, जी। उसके बाद आपका फ़ोन आता रहा, आप बीच-बीच में कई बार मिलते रहे। लेकिन इस रूप में शायद आपने सही बात। पहली बार जी। आप महाकुंभ में नहीं आए थे। जी सर, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा जाम था ना। जहाँ नहीं था, आप पैसा कमा रहे थे। हाँ, देखिए सेवा करिए, ये पत्रकारिता भी एक सेवा है। जी, जी, जी। मानव जीवन का एक अंश सेवा में भी लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ सनातन के लिए काम करिए। और सनातन के लिए देखिए कलाकार, एक पहली बात तो कलाकार होने के नाते, और दूसरी बात सनातनी प्रेमी होने के नाते, मैंने अभी जो प्रयागराज अवध क्षेत्र है, इसकी एक रामलीला होती है जो राधे श्यामी शैली है, प्राचीन शैली है। मैं उस शैली में रामलीला के लिए बहुत कार्य कर रहा हूँ। मैं अगर रामलीला करूँगा तो उसी शैली में, जी, जी। राधे श्यामी शैली की रामलीला। तो एक परंपरा भी बची रहेगी और प्रभु के लिए कुछ काम होगा। और आप सबसे निवेदन है कि रामलीलाएं करवाएं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उन्हें अपने धर्म और शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होता है। रामायण महाभारत ऐसी चीजें वो नहीं जानते कि कॉन्वेंट स्कूल में मेरे ख्याल से ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है जो सनातन को परिचित दे। तो आप अपने बच्चों को, अगर कहीं रामलीलाएं आयोजित होती हैं, कृष्णलाएं आयोजित होती हैं, उसको देखने के लिए भेजें, ले जाएं। और अगर मौका मिले तो उसमें अभिनय करने के लिए भी भेजें। मैं अपने कार्यशाला के माध्यम से, जब शो होता है तो 30 दिन 40 दिन का जो रिहर्सल होता है, तो मैं उसमें अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं और सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लेकर मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। भाई खेल तो पढ़ाई लिखाई का ही है ना।
2 पन्ने का डायलॉग लिख के दे दिया है, वो पढ़ेगा तब तो करेगा ना। ये भी पढ़ाई-लिखाई का खेल है। अगर पूरी साल वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो 15-20 दिन का रिहर्सल करके एक अपने सनातन के लिए छोटी सेवा कर देगा, तो क्या हो जाएगा? उसका सनातन का सेवा भी हो जाएगा, वो अपने धर्म और शास्त्र को समझेगा भी। तो सारे अभिभावक से निवेदन है कि अपने बच्चे-बच्चियों को अच्छी जगह पे अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है, कोई रिहर्सल होती है, कोई शो होता है, तो ज़रूर भेजें। तो भैया ये हैं बेहतरीन अभिनेता, लोगों के दिलों में राज करने वाले प्रयागराज के आन बान शान। हैं तो प्रयागराज के लाल, लेकिन करते हैं हर दिलों में राज। और इनसे हुई मेरी जबरदस्त वार्तालाप, तो देखना ना भूलिए जबरदस्त एपिसोड रमेश कश्यप सर के साथ। तो सर आज आपका कीमती समय मिला हमारे लोगों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस प्यार इस स्नेह के लिए। बस यही करता हूँ, प्रभु की कृपा सदा ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद अमन जी। और आप तो मेरे छोटे भाई भी हो और अच्छा लगा आपने कहा कि है ना, देखिए समय-समय पे मिलते रहिए, ये यात्रा चलती रहेगी। आज इतना कुछ दिखा रहा है, कुछ और होगा और आपका भी सहयोग चाहिए हमें सनातन सेवा में और आपके दर्शकों का भी सहयोग चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सनातन सेवा के लिए आगे बढ़ें। मेरा भी सहयोग करें। आपके क्षेत्र में जो सहयोग सनातन के लिए काम कर रहा है, उसका सहयोग करें। बस यही आपसे प्रार्थना है और प्रयागराज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर।